राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, तो ईवीएम ने हरा दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये तेलंगाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। तेलंगाना में जीत गए तो फिर कौन जिम्मेदार है? तेलंगाना में जीत की जिम्मेदारी ईवीएम की है या वहां के वोटरों की है? तो सवाल यह है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम जिम्मेदार है और जीत जाते हैं तो खुद काम किया है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर जरा तेलंगाना का रिपोर्ट कार्ड देखिए। सबसे पहले यह है तेलंगाना का रिजल्ट। कांग्रेस ने 64 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, बीआरएस 39 सीटें जीती हैं और एमआईएम ने 7 सीटें जीती हैं। तेलंगाना में ईवीएम पर चुप क्यों है? ईवीएम अगर वहां ठीक नहीं तो फिर यहां भी ठीक नहीं रही होगी, इन्हें खुद सोचना चाहिए। अब आपको बताता हूं मैं, इसके अलावा इनका वोटिंग परसेंटेज देखिए, कांग्रेस को 40% वोट, बीजेपी 14% वोट, बीआरएस 38% वोट। कांग्रेस और बीजेपी में 2% वोटों का फर्क है और एमआईएम 2% वोट मिले हैं। लेकिन सवाल यह है, ईवीएम का शोर कर लिया, बीआरएस क्यों हारी? चंद्रशेखर केसीआर आखिर क्यों हारे, ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई है। इनका चुनाव निशान ही कार है, इसलिए कार इनकी पंचर क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूं। इसकी कई वजह है। पहली वजह, इनका अहंकार। खुद को राष्ट्रीय नेता मानने लगे थे, मानो पीएम बन ही जाएंगे। राज्य को वक्त नहीं दे रहे थे और पीएम बनना था। केसीआर प्रधानमंत्री का सपना पाले बैठे थे। पार्टी का नाम बदलकर टीआरएस से बीआरएस कर लिया। क्यों? बीआरएस का मतलब था भारत राष्ट्र समिति और टीआरएस का मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब प्रधानमंत्री बनना है तो पार्टी भी टीआरएस से बीआरएस कर ली। दूसरे राज्यों में सैकड़ों कारों के काफिले ले जाने लगे अपने साथ। केसीआर के साथ पूरी पार्टी उन राज्यों का दौरा करती थी, लेकिन केसीआर की यह सोच उन्हें महंगी पड़ी। जनता में इसका गलत मैसेज भी चला गया। सत्ता विरोधी लहर, राज्य में सत्ता विरोधी लहर थी इनके खिलाफ। जब से राज्य बना था, केसीआर मुख्यमंत्री थे। केसीआर ने आंदोलन से राज्य बनवाया था और आंदोलन के दौरान बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को। केसीआर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और जनता ने हैट्रिक बनाने का सपना इनका तोड़ दिया। तीसरी वजह, परिवारवाद। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत में ही परिवारवाद है, दक्षिण भारत में भी बहुत है। परिवारवाद एक बड़ा कारण है इनकी हार का। केसीआर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बेटे केटीआर को सीएम बनाना चाहते थे, केटीआर को कैबिनेट में मंत्री बना रखा था। केसीआर की बेटी के कविता खुद सांसद हैं और भतीजे टी हरीश राव भी मंत्री थे। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर भी नजर आया। अगला मुद्दा था भ्रष्टाचार। केसीआर पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। दिल्ली में शराब घोटाले में बेटी से पूछताछ हुई, बेटी के कविता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। कालेश्वरम परियोजना मियापुर भूमि सौदे पर सवाल उठे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अमित शाह ने भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया इन्हें। इससे केसीआर के खिलाफ माहौल बना। एक और वजह, कर्नाटक जीत का असर। कांग्रेस कर्नाटक में जीती थी और इस जीत से कांग्रेस को नई ताकत पड़ोसी राज्य में मिली। उसने खुद को बीआरएस के विकल्प के तौर पर पेश किया। कांग्रेस ने तेलंगाना का चुनाव पूरी ताकत से लड़ा। कांग्रेस ने कर्नाटक में कई लोक लुभावन वादे किए थे। सत्ता में आने के बाद उसे लागू करना शुरू किया और इससे तेलंगाना की जनता पर सीधा असर पड़ा। उन्हें कांग्रेस में बीआरएस का विकल्प दिखा। यह वजह थी इनकी हार की। अब आपको सुनवाता हूं कि जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, मायावती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये कह रहे हैं ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे। तेलंगाना बेशक ना दिख रहा हो, बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं, सुनिए। हमेशा ही जब भी हारने के बाद यही होता है, या तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, या प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, या फिर चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस के और विपक्ष के हारने के बाद ट्रेंड हो गया उनका, और इसलिए जनता उनको समझने लग गई है कि अगर हार जाते हैं हम तो कम से कम विश्लेषण, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। बैलेट पेपर ये 70 साल तक चलता रहा था, लेकिन बाद में सभी लोगों ने तय करके ही, कांग्रेस के ज़माने में मतलब ये बैलेट पेपर का ख़त्म करके वहाँ ये नई सिस्टम आ गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इसी तरह का सवाल उठाना ठीक नहीं, और संजय राउत ऐसे सवाल उठाते रहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो विरोधी मोदी की जीत पर ईवीएम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में ये जो 3 राज्यों में चुनाव जीती है बीजेपी, पीएम मोदी के नेतृत्व में, उनको क्रेडिट जाता है। दुनिया के अखबारों में छप गया आज। दुनिया के अखबार क्या लिख रहे थे, देखिए जरा। सबसे पहले देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, आम चुनाव से पहले बीजेपी का प्रभाव बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए झटका है। नतीजों से 2024 में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ मोदी अपना आधार और मजबूत करेंगे। मतदाताओं के बीच पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं। कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है। प्रचार में मोदी के पोस्टर और नाम का इस्तेमाल किया गया है। मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया। अब देखिए अगला अखबार आ गया है, टीआरटी वर्ल्ड। यह है तुर्की के सरकारी चैनल ने भी रिपोर्ट पब्लिश की है और नतीजे नेहरू गांधी परिवार के राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है।
कांग्रेस 2014-19 के लोकसभा चुनाव से लगातार हार रही है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के 10वें साल में भी बेहद लोकप्रिय है। ब्लूमबर्ग अमेरिकी अखबार ने लिखा है, मोदी की सत्ता में वापसी तय है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष बड़े स्तर पर हार गया है। राहुल ने बेरोजगारी और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे का जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी असाधारण रूप से लोकप्रिय बने हैं। चुनाव नतीजों से देश का मूड भी बता दिया है। मोदी की लगातार तीसरी बार वापसी तय दिख रही है। अगला अखबार देखिए, रॉयटर्स। चुनाव नतीजे राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद मोदी अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं। सर्वेक्षणों से पता चला कि मोदी अगले साल फिर जीतेंगे। आपसी मतभेद के चलते विपक्षी गठबंधन एक साथ नहीं लड़ पाया। यानी विदेशी अखबार चैनल ये लिख रहे हैं। एएफपी, 3 राज्यों की जीत से बीजेपी और मोदी उत्साहित हैं। नतीजे नेहरू गांधी परिवार के राहुल गांधी के लिए झटका है। जियो न्यूज पाकिस्तान, राज्य चुनाव के नतीजे पीएम मोदी के लिए बड़ी जीत है। अगले 6 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। यह है डॉन पाकिस्तानी अखबार। पीएम मोदी की पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को हरा दिया। 3 राज्यों की जीत ने मोदी की लोकप्रियता और बढ़ा दी है। यह लिख रहे हैं, सोचिए, दुनिया के अखबार। लेकिन विरोधियों के पास भी कोई विकल्प है नहीं मोदी की तारीफ करने के अलावा। उनकी मेहनत, उनकी ताकत, उनकी लोकप्रियता। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विरोधी। प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरह की हुई। एक ही मुंह हो रहा है प्रधानमंत्री और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड राजीव गांधी के जमाने में 412 हम जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे और जो विपक्ष है वो रणनीति बनाएगा कि 200 पे रह जाए। मोदी मैजिक है जो चल गया। एक मिनट, सही कैमरे जो चल जाता वो चली जाता। मोदी मैजिक है जो चल गया। एक मिनट, सही कैमरे जो चल जाता वो चली जाता। मोदी जी की जो लोकप्रियता है, भाजपा का जो संगठन मजबूत है, उससे अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ सकती। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ताकत क्या है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में चुनाव के दौरान रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने 3 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ताकत के बारे में बताया। क्यों मोदी बार बार चुनाव जीत जाते हैं। उन्होंने वजह बताई कि मोदी को रोकना मुश्किल है। मोदी अपराजय लगने लगे। नरेंद्र मोदी चुनाव कभी नहीं हारे। गुजरात में मोदी ने सारे चुनाव जीते। अपनी अगुवाई में कोई चुनाव नहीं हारे। वो गुजरात में 2002 जीते, 2007 जीते, 2012 का चुनाव जीते, 14 का लोकसभा चुनाव जीते अपने दम पर। 19 में विपक्ष को लग रहा था कि मोदी को हराकर उनकी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन मोदी 2019 में और ज्यादा सांसदों के साथ सत्ता में आ गए। अब मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों चुनाव जीत गए। मोदी की वजह से बीजेपी की जीत और बड़ी हो गई। यहां बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं था। मोदी चेहरा थे। यह जीत भी मोदी की ही है। इस जीत ने विपक्ष को और हैरान कर दिया। अब विपक्ष हार के बहाने तलाशने में लगा है, लेकिन क्या बहाना बनाने से उसे जीत मिलेगी। चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है, मोदी के जीतने की 4 वजह। कौन सी? पहली वजह क्या है? हिंदुत्व की विचारधारा मोदी को जीत दिलाती है। मोदी के हिंदुत्व पर आज देश को भरोसा है। मोदी के हिंदुत्व पर लोगों को यकीन हो चुका है, इसलिए देश का बड़ा वर्ग उन्हें वोट करता है। दूसरी बड़ी वजह, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मोदी की दूसरी बड़ी ताकत है। इसे मोदी ने गांव गांव तक पहुंचा दिया है। तीसरी वजह, मोदी की जन कल्याणकारी सरोकार। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी उनके साथ हैं। मोदी ने पहली बार देश में ऐसा हुआ कि अब लोगों तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। किसी को रिश्वत नहीं देनी, घूस नहीं देनी, सीधे उनके अकाउंट में। चौथा, बीजेपी का संगठन मजबूत हुआ है और ज्यादा मजबूत हो रहा है। इसकी वजह से हारी हुई बाजी भी जीत जाती है बीजेपी और मोदी। सुनिए जरा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को। जब तक आप उसकी ताकत को समझकर उससे बेहतर कोई प्रयास नहीं करेंगे, तब तक लोग वोट आपको क्यों देगा। तो जो भाजपा को वोट मिलता है वो मोदी के ग्राफ ऊपर नीचे से नहीं मिलता है। भाजपा को वोट मिलने के 4 कारण हैं। तो इन चारों विषयों पर कम से कम 4 में 3 अगर आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे, हिंदुत्व के सामने कोई बेहतर विचारधारा होनी चाहिए। राष्ट्रवाद, जो भाजपा का राष्ट्रवाद है, उससे बेहतर राष्ट्रवाद आपका दिखना चाहिए। लाभार्थी के लिए, लोगों के लिए जो भाजपा कर रही है, उससे बेहतर लाभार्थी का आपका मॉडल होना चाहिए। और जितनी ताकत भाजपा की ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की जमीन पर है, उसके मुकाबले का संगठन खड़ा होना चाहिए। जब तक इन 4 में कम से कम 3 बातों पर आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे, तो 10 में 7 बार 8 बार आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। 1-2 जगह जहां जीत हासिल हो भी जाती है, उसका कोई बहुत असर नहीं है।
कई लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस तेलंगाना जीत गई, कर्नाटक जीत गई। ये वोट कांग्रेस को नहीं मिला है, ये वोट वहां की सरकार के खिलाफ है। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, वो मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं। उनमें से एक योजना मध्य प्रदेश में चल रही थी और एक योजना छत्तीसगढ़ में चलाने का वादा था। पहली योजना लाडली बहना योजना, जिसने जीत में